देश या दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी और यूं कहिए कि पूरे देश को नरेंद्र मोदी ने आदिवासी में बदल दिया है। तो पूरे देशवासी इस बात को भूलेंगे नहीं और ना ही शिवराज की इस नौटंकी के में आएंगे और ना ही शिवराज फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, क्योंकि वो तो उनके आका नरेंद्र मोदी ही नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी का अगला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में हो। तो शिवराज जी के प्रयास से कुछ होने वाला तो है नहीं, चाहे जितनी नौटंकी कर ले। और नरेंद्र मोदी, मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने कहा एक मंच से मेरे दलित भाइयों को मारने वाले, मारना ही है तो मुझको मारो। आज भी चाहें तो कह सकते हैं कि मेरे दलित भाइयों पर मूतने वाले, मूतना है तो मुझ पे मूतो। खैर, ये सारी नौटंकी से कुछ होने जाने वाला है नहीं। नरेंद्र मोदी वैसे भी मध्य प्रदेश जीतने के लिए लड़ेंगे ही नहीं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ नरेंद्र मोदी लड़ने के लिए लड़ेंगे, जीतने के लिए नहीं लड़ेंगे। आप देख लीजिएगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी इन तीनों प्रदेशों में। 4 प्रदेशों में जो चुनाव होने वाले हैं उनमें कहीं भी भारतीय भ्रष्टाचारी जनता पार्टी दिखाई नहीं देगी, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। और यही नरेंद्र मोदी चाहते भी हैं, क्योंकि उन्हें, मैंने कहा है, पहले भी आपको बताया है कि उन्हें, उनकी चिंता आज ईवीएम को बचाना है, न कि चुनाव जीतना, न कि जो 3-4 राज्यों में चुनाव होंगे उनको उन चुनाव में जीत हासिल करना। चुनाव के लिए उनका, नरेंद्र मोदी जी के लिए चुनाव का कोई महत्व रहा नहीं। वो जब चाहेंगे सरकारें बना लेंगे, चुनाव कोई भी जीते, सरकार कोई भी बनाए, नरेंद्र मोदी जब चाहेंगे सरकार बना लेंगे, सरकार गिरा देंगे, सरकार पलट देंगे, सरकार खरीद लेंगे। और उसके लिए बहुत से हथकंडे उनके पास हैं, बहुत से पैसे भी उनके पास हैं। और जब अडानी ही उनके पास है तो फिर 300 लाख करोड़ ही उनके पास है, तो फिर तो कहने का मतलब ये सब करना तो उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। अब रही बात रवीश कुमार ने अपनी तरफ से जो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है उसे जरूर देखिए, और आप तो देखते ही हैं। और बहुत ज़्यादा लोग उनके पेज से जुड़े हुए भी हैं, लगभग 6 मिलियन से ज़्यादा लोग उनके पेज से जुड़ चुके हैं, यूट्यूब पेज से और यूट्यूब चैनल से, और देखते भी हैं। और अभी तक लगभग 5 लाख के आसपास देख भी चुके हैं। शायद एनडीटीवी पर भी इतने लोग किसी एक प्रोग्राम को नहीं देख रहे होंगे। हालांकि जब रवीश कुमार एनडीटीवी पर थे तब भी जब भी उनका प्रोग्राम लोड होता था एनडीटीवी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, तब ऐसे ही लोग देखा करते थे। सो उनकी दर्शक दीर्घा आज भी उतनी ही है। ऐसे बहुत से लोगों ने इन नौटंकियों पर अलग अलग तरह से अपने अपने विचार रखे हैं। मैं जैसा आपके लिए कहता हूं, बताता हूं। अजीत अंजुम ने
आज यूट्यूब पर प्रोग्राम डाला है, एक वीडियो डाला है, मोदी का तिलिस्म 2024 में टूटेगा, ऐसे ही टूटेगा। खैर, ये एक चर्चा का विषय मैं आप लोगों के बीच, आप लोग धीरे धीरे जुड़ रहे होंगे, आप लोग जुड़ रहे हैं और जानते हैं कि मैं हमेशा समर्थन करता हूं ऐसे लोगों का जो संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आप तक सच पहुंचाने के लिए। मैं आपको हमेशा प्रमोट करता हूं, अपनी तरफ से जो हो सकता है मैं कहता हूं, आपको प्रमोट करता हूं कि आप अजीत अंजुम, अभिषार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, ऐसे पत्रकारों को सुने, देखें जो आपके लिए मैं कोई पत्रकार तो हूं नहीं, तो जो आप तक समाचार या सूचनाएं लाते हैं अपने तरीके से, उनको जरूर आप देखें और सूचनाएं हासिल करें। क्योंकि गोदी मीडिया जो अब सुपारी मीडिया बन चुकी है वो तो कुछ दिखाएगी नहीं। तो आपके लिए सत्य जानने का एक ही इस तरह के ही रास्ते बचे हैं, जैसे जो कुछ पत्रकार मेहनत करके आप तक लाते हैं, तो उनके YouTube पर जाकर के आप देख सकते हैं। मैं हमेशा गुजारिश करता हूं कि सुपारी मीडिया बिल्कुल ना देखें, चैनल बिल्कुल ना खोलें, किसी भी चैनल पे समाचार के नाम पे तो कुछ भी ना देखें। YouTube एक माध्यम है जिस पर आप देख सकते हैं, और मेरा भी ये एक छोटा सा चैनल है मनमोहन मिश्रा के नाम से ही, इससे जरूर जुड़ें, इसे सब्सक्राइब कर लें, ज्वाइन कर लें, जिससे आप तक ये वीडियो जो भी डालें वो पहुंचता रहे। जैसे अभी लाइव हूं, मान लीजिए आज नहीं देखे तो कल देखेंगे, आप तक पहुंचना चाहिए जो सत्य है। और मेरा मकसद होता है कि मैं जो समाचार है उसके पीछे के समाचार को आप तक पहुंचाएं। जो समाचार आज गोदी मीडिया, सुपारी मीडिया के द्वारा आप तक ठेला जा रहा है, ढकेला जा रहा है, उसके पीछे की असलियत क्या है, जो आपको बताया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, असल में वो स्क्रिप्टेड है। तो उसके पीछे स्क्रिप्ट राइटर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, ये सारी बातें हम आप तक पहुंचाते हैं। चलिए, अभी तक तो ये भूमिका रही। आज की बात अगर आज मैं आपसे, आपके बीच अगर कुछ कहना चाहूं तो यही है कि अब देश इस मोड़ पर आ गया है, या भक्तों से हटकर, मोदी के भक्तों से हटकर जो लोग देश में रहते बसते हैं, सुनते समझते हैं, जानते हैं, बोलते हैं, उनके लिए आज खुलकर यह बात कहने का वक्त आ गया है कि राहुल गांधी नहीं तो कौन। यह डायलॉग एक बार नरेंद्र मोदी के लिए बोला जाता था, जब वो अपने जुमलेबाजी, झूठ, मक्कारी और खोखले वादों से देश पर हमला किया करते थे। उसके बाद देश पर जब हमला किया करते थे अपने जुमलों से और जो छवि बनाई थी, उस समय उनके लिए यह बोला जा रहा था कि मोदी नहीं तो कौन। लेकिन आज आप या देश ताल ठोक कर यह कह सकता है कि राहुल गांधी नहीं तो कौन। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप आज खुलकर बाहर, और आपने देखा होगा कि कम से कम 2022 के आधे के बाद से लेकर, यानी 2022 के शुरुआत से ही इस तरह का माहौल, और यूं कहें कि भारत जोड़ो यात्रा के शुरू होने
कि कुछ दिनों के बाद से ही बीजेपी का आईटी सेल बिल्कुल सन्नाटे में आ गया था और वो ये डायलॉग बोलना बंद कर दिया था कि मोदी नहीं तो कौन। अब सवाल यह है कि आज ये लोगों के बीच, लोगों के सामने जाना चाहिए कि राहुल गांधी नहीं तो कौन। अब भ्रष्टाचारी जनता पार्टी की आईटी सेल, नरेंद्र मोदी या भ्रष्टाचारी जनता पार्टी के लोग सामने आकर जवाब दें, बोलें, या ये उठाएं, इस मुद्दे को डिबेट में लाएं, या कहने का अर्थ ये है कि अब ये डिबेट का विषय बन चुका है, बन रहा है, राहुल गांधी नहीं तो कौन। राहुल गांधी 2024 के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, यह तय हो चुका है। अब उसकी भूमिका, उसका प्रारूप, उसके सहयोगी क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, यह देखा जाएगा आगे। लेकिन यह निश्चित है कि नरेंद्र मोदी के आसपास के लोगों ने और खास करके आरएसएस ने यह तय कर लिया है कि अब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाना है, या अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं रह गए हैं, या अब नरेंद्र मोदी पर दांव नहीं लगाया जा सकता। या यूं कहें कि आज 2022 के शुरुआत तक आरएसएस के सामने ये मुद्दा था कि वो मोदी को बचाए या भारतीय जनता पार्टी को बचाए। लेकिन आज इतने दिनों के बाद यह मुद्दा बन चुका है कि आरएसएस खुद को बचाए या भारतीय जनता पार्टी को बचाए, क्योंकि मोदी अब बहुत पीछे छूट चुके हैं। अब आरएसएस के अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा हो गया है और यह निश्चित है, आरएसएस को भी पता है कि अगर सरकार बदली तो आरएसएस पर बैन लगेगा और लगना भी चाहिए। तो आरएसएस अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा है कि वो नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ा रहे। इसलिए आरएसएस ने अब तय कर लिया है कि वो बीजेपी को बचाए या खुद को बचाए। तो आरएसएस अब बीजेपी से भी अपने आप को अलग करने में, अलग दिखने में लग गई है, या इस तरह के काम करने लगी है, इस तरह के बयान सामने आने लगे हैं जिससे आपको लगेगा कि आरएसएस अब बीजेपी के साथ खड़े रहने में भी अपने आप को खतरे में महसूस कर रही है। इसलिए आरएसएस भी अब तय कर चुकी है कि राहुल गांधी ही भारत के अगले प्रधानमंत्री बने। इसीलिए कुछ दिन पहले भी ये मुद्दे को आपके सामने मैंने रखा था और मैंने उस समय कहा था कि अभी आप शायद ना माने मेरी बात को, या ना स्वीकार करें, या ना विश्वास करें, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप खुद भी इस बात को समझने मानने लगेंगे कि आरएसएस अब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने के लिए काम कर रही है। और महाराष्ट्र में जो उठापटक हुई है ये उसी का परिणाम है, ये आरएसएस की ही व्यूह रचना है जिसके अंदर नरेंद्र मोदी के छवि की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, उनकी तस्वीरों को फाड़े जा रहे हैं या उनके तिलस्म को तोड़े जा रहे हैं या उनके झूठ को उछाले जा रहे हैं। आपने कुछ दिन पहले ही देखा था कि उन्होंने
एनसीपी पर किस तरह का प्रहार किया था, किस तरह के बयान दिए थे या कभी बयान दिए थे, और जो उठापटक महाराष्ट्र में हुई है जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, जिससे कोई नई संरचना महाराष्ट्र में नहीं हुई, ना होने वाली है, ना होगी, ना होती। तो इस तरह की घटना जो महाराष्ट्र में करवाई गई, शरद पवार की पार्टी तोड़ करके अजीत पवार को साथ लिया गया, उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया, जिसको दुर्भाग्य से मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता उन्हें बधाई तक दिया हो। कम से कम नरेंद्र मोदी ने तो नहीं दिया होगा और ना दे सकते हैं। तो ये आरएसएस की व्यूहरचना है कि किस तरह नरेंद्र मोदी को हाशिए पर धकेला जाए, क्योंकि आज अगर महाराष्ट्र में जो उठापटक हुई है उसके लिए जिम्मेदार किसी को माना जा रहा है तो मोदी को। आज इन घटनाओं पर जो छीछालेदर की जा रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं, वो मोदी के भाषणों को लेकर, मोदी के वादों को लेकर, मोदी की गारंटियों को लेकर। जिनको जेल में डालने की गारंटी नरेंद्र मोदी देते थे उन्हें मंत्री बना दिए। तो छीछालेदर तो नरेंद्र मोदी की हो रही है, बाकी किसी की नहीं। इससे यह साफ जाहिर होता है कि देवेंद्र फडणवीस को आगे करके ये नरेंद्र मोदी को कुएं में धकेलने जैसा काम किया गया है महाराष्ट्र में, और उसका बहुत बड़ा फायदा राहुल गांधी को सीधे मिला है।